नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 की यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 1 ऑलरेडी कवर्ड है, आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो यूनिट 2 की अगर हम शुरुआत करें तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कंसिडरेशन, डेफिनेशन, काइंड्स, एसेंशियल्स, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पहला टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कंसिडरेशन की। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि कंसिडरेशन क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कैपेसिटी है किसी भी पर्सन की टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा आता है माइनर्स पोजीशन, कि अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी क्या पोजीशन होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद फोर्थ है हमारा नेचर इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। क्या माइनर के एग्रीमेंट का क्या नेचर और क्या इफेक्ट होगा एक कॉन्ट्रैक्ट पे जहाँ पे एक पार्टी या दोनों पार्टीज माइनर है। तो ठीक है, तो ये हमारे यूनिट 2 का सिलेबस है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो टॉपिक है आपका कंसिडरेशन, ये है आपका एसेंशियल। ये 12.5 मार्क्स में आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। ये सारे 5 मार्कर्स के हिसाब से हैं। मगर इन दो टॉपिक को अगर कंबाइन करते हैं, माइनस पोजीशन, नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो 12.5 में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहले अगर मैं कंसिडरेशन की बात करूं तो कंसिडरेशन क्या होता है बेसिकली। कंसिडरेशन का मीनिंग होता है कि जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको एग्जांपल के पॉइंट पे समझ सकते हैं। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के बीच में, सपोज ए बी को अपना लैंड सेल कर रहा है। जब वो लैंड सेल करेगा तो उसकी कुछ अमाउंट होगी, जो अमाउंट होगी सपोज 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी अमाउंट होगी, तो वो अमाउंट को हम बोलते हैं कंसिडरेशन, जो बी को पे करनी होती है ए को। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। तो इसको हम डेफिनेशन को अगर पढ़ें तो कंसिडरेशन इज अ फंडामेंटल एलिमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर प्रॉमिस ऑफ अनदर। यहां पे प्रॉमिस क्या हो गया, प्रॉमिस टू सेल द लैंड। प्राइस क्या है, क्यों सेल किया जा रहा है, तो सेल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसको उसकी अमाउंट मिल रही है। सपोज 10 लाख, 20 लाख, जो भी उसने अमाउंट डिमांड करी वो उसको अमाउंट मिल रही है, तो इसलिए वो कंसिडरेशन उसको काउंट किया जाएगा कि जो जो अमाउंट है, जो जिसके बदले में प्रॉमिस दिया जा रहा है, उस अमाउंट को हम कंसिडरेशन कहते हैं। और कंसिडरेशन जो है वो सेक्शन 2D में डिफाइंड है। 2D में डिफाइंड है कंसिडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये सेक्शन 2D की वर्डिंग्स है जो लिखी हुई हैं, इसको आप देख सकते हैं। बेसिकली एग्जाम्स में आपको 2D की वर्डिंग्स नहीं लिखनी होगी, वहां पे आपको मेन सोल जो कहना चाहता है सेक्शन, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। इसमें बेसिकली इंडियन लॉ में 3 काइंड ऑफ कंसिडरेशन होती है, 3 काइंड्स। सबसे पहला एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसका एग्जांपल क्या है, पेइंग कैश फॉर अ प्रोडक्ट इन अ शॉप। आप शॉप पे गए मिल्क परचेज करने और आपने मिल्क का प्राइस पे किया सपोज 60 रुपीज पर लीटर। जब आपने ये प्राइस पे कर दिया तो आपको सामने वाले ने, मतलब शॉपकीपर ने, आपको मिल्क दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट आप कर चुके हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटरी जो होनी है, व्हेन कंसिडरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रॉमिसेस दैट आर येट टू बी परफॉर्म्ड। इसका एग्जांपल, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर गुड्स एट अ फ्यूचर डेट इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट एट दैट टाइम। सपोज कोई शॉपकीपर है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही इस एग्जांपल को ही थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसमें अभी आप कस्टमर की तरह गए थे, बट अगर ये शॉपकीपर सपोज होलसेल में पूरा आइटम अपनी शॉप पे मंगाता है, स्टॉक करता है, तो इसका क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या एग्रीमेंट होता है, इसमें एग्रीमेंट ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स आई विल पे यू मनी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्रॉमिस एग्जीक्यूट पहले हो रहा है और कंसिडरेशन बाद में दी जा रही है। इसको बेसिकली हम बोलते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन, जो फ्यूचर में दी जाएगी, अभी दी नहीं गई है, फ्यूचर में दी जाएगी आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है आपका एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पास्ट, जो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो, जो आप पहले दे चुके हो बट कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। जैसे इसका ये है, इसमें देखिए, व्हेन कंसिडरेशन हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड बिफोर द प्रॉमिस वाज मेड। प्रॉमिस अभी हुआ भी नहीं है बट कंसिडरेशन दी गई है। इसमें ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता कंसिडरेशन और प्रॉमिस के बीच में। ए ने बी को ऑलरेडी लोन दे रखा है, ठीक है, फॉर 50 लाख रुपीज, ये लोन दे रखा है। अब क्या है, बी उस 50 लाख को रिटर्न नहीं कर पा रहा, सपोज ऐसी कोई सिचुएशन आती है, या फिर सपोज ये लोन इसने दिया हुआ था 10 ईयर्स के लिए, बट 10 ईयर्स के बीच में ही एक काम ये हुआ कि बी के पास एक लैंड था जिसकी अमाउंट थी 50 लाख रुपीज,
ठीक है। तो इस बी ने ये ऑफर दिया ए को कि आप इस 50 लाख जो आपने मुझे ऑलरेडी पे कर रखा है उस 50 लाख के अगेंस्ट मेरा लोन ले लीजिए, मेरा ये लैंड ले लीजिए ताकि मेरा लोन खत्म हो जाए। मतलब जो लैंड को उसने दिया ए को, उसकी कंसिडरेशन क्या हुई पहले, बेसिकली कंसिडरेशन जो थी 50 लाख रुपीज जो थे वो फॉर पॉइंट ऑफ लैंड नहीं थे, लैंड के परचेज के लिए वो 50 लाख रुपीज नहीं दिए गए थे, वो एज अ लोन दिए गए थे। बट उस 50 लाख को उसने एज अ कंसिडरेशन ट्रीट कर लिया एज अ अमाउंट फॉर हिज लैंड, तो उसने लैंड ए के नाम ट्रांसफर कर दी। तो ये होता है एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन या फिर पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। ये भी वैलिड है इंडिया के अंदर। उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। एसेंशियल्स क्या होते हैं? सबसे पहले इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, द एक्ट और फोरबियरेंस मस्ट बी डन एट प्रोमिसर्स रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप मुझे पे करो तब पे किया जाएगा, ठीक है। इसमें केस लॉ पढ़ सकते हैं। कंसिडरेशन गिवन वॉलंटरली और डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट वैलिड। अगर मान लीजिए ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बी सपोज मिल्क सेल करेगा और ए मिल्क को परचेज करेगा 60 रुपीज पर लीटर, तो बी बोलेगा ए से कि आप मुझे पेमेंट दो ताकि मैं आपको ये डिलीवर कर सकूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन एंटाइटल्ड है डिमांड करने के लिए। अब सपोज सी कोई एक नेक्स्ट कस्टमर है या फिर बी का सर्वेंट है जो कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर वो बोलता है तो क्या उसके बोलने पे कंसिडरेशन को पे करना पड़ेगा? नहीं। कैसे मूव होगी? जिसको पेमेंट मिलनी है, जिसको कंसिडरेशन मिलनी है, जब वो डिमांड करेगा तब वो पेमेंट या वो कंसिडरेशन मूव होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू अदर पर्सन। अगर जरूरी नहीं है कि सपोज एग्जांपल मैं देता हूं आपको, हमारे इंडिया में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, वो मैं अभी आपको इसी में सिलेबस में कवर होगा कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बट प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं होता है। ध्यान रखना, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं होता, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं होता। तो इसमें क्या है कि ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें बी 50 लाख रुपीस का पेमेंट देगा ए को फॉर लैंड, ए बी को लैंड देगा। अब क्या है, ए के ऊपर ऑलरेडी डेट चल रहा है सी का, ठीक है। ए ने ऑलरेडी लोन ले रखा है सी से 50 लाख रुपीस का, तो ए ने क्या कहा बी से कि आप ये जो 50 लाख रुपीस है ये मुझे देने के बजाय डायरेक्ट सी को दे दो और मैं आपको लैंड ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो पेमेंट हुई ये क्या हुआ, बी ने सी को पेमेंट कर दी। यहाँ पे सी कौन है? थर्ड पार्टी है। ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका सी से कोई लेना देना नहीं है, इट इज अ थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर यहाँ पे बी सी को ट्रांसफर कर देता है ए के रिक्वेस्ट पे तो यहां पे वो वैलिड होगा। तो इसका मतलब क्या है, इंडियन लॉ रिकॉग्नाइजेस कंसिडरेशन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। सिमिलरली अगर मैं यहां से बात करूं तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इस केस को। ए के पास लैंड है, बी को 50 लाख रुपीस देने हैं, सी एक पर्सन है, ठीक है। अब क्या हुआ, बी को रिकवर करने थे 50 लाख रुपीस सी से, 50 लाख रुपीस सी से रिकवर करने थे, या फिर सी को किसी भी तरीके से गिफ्ट, मान लीजिए गिफ्ट देना है 50 लाख रुपीस का। तो बी ने क्या बोला कि आप मुझे ये 50 लाख रुपीस देने के बजाय ए को दे दो डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि मुझे उससे लैंड लेना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में जहां पे सी कोई भी पार्टी नहीं है, बट सी ने बी के बिहाफ पे 50 लाख रुपीस का पेमेंट कर दिया ताकि ए जो उसका लैंड है वो बी के नाम पे ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका इट में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन से भी मूव कराई जा सकती है कंसिडरेशन। एनी अदर पर्सन मींस द पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो पार्टी नहीं है वो पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है on behalf of the person who is a party to the contract। जो पर्सन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की है उसके बिहाफ पे कंसिडरेशन दे सकता है, ठीक है। उसके बाद मस्ट में नेक्स्ट है आपका एसेंशियल, इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ। कोई वैल्यू होना चाहिए, मस्ट बी रियल और इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। रियल होना चाहिए, रियल मतलब कंसिडरेशन जरूरी नहीं है अमाउंट के फॉर्म में ही हो, सम प्रॉमिस के फॉर्म में हो सकता है, कुछ एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस के फॉर्म में हो सकता है। सपोज कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ए को मिल्क प्रोवाइड करना था और बी को ब्रेड प्रोवाइड करनी थी, तो इस तरीके का भी कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इट मस्ट बी नॉट अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सपोज कि यहाँ पे लैंड सेल करने की बात हुई ए और बी के बीच में, यहाँ पे 50 लाख रुपीस की बात हुई। अब यहाँ पे बी कोई ऐसी करेंसी यूज कर लेता है जो कि इंडिया में अलाउड ही नहीं है, तो वो चीज हो जाएगी अनलॉफुल, ठीक है। इमोरल में क्या है, ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें लैंड ट्रांसफर कर दूंगा अगर तुम अपनी वाइफ सी से डाइवोर्स ले लोगे, ठीक है। तो ये होता है इमोरल कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका
इट मस्ट नॉट बी अ प्री एग्जिस्टिंग ड्यूटी। अगर कोई ड्यूटी है, सपोज एक स्विमिंग पूल में एक गार्ड है जो कि वर्किंग एज अ प्रोटेक्टर है, लाइफ सेवर है, तो वहां पे वो कंसिडरेशन डिमांड नहीं कर सकता कि अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है जिसके लिए ऑलरेडी वो बाउंड है करने के लिए, तो अगर वो ड्यूटी ही परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए वो कंसिडरेशन डिमांड नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस टू डू समथिंग वन इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू डू इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, उसका नेक्स्ट फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये दोनों ही पार्टीज हैं, इसमें कोई थर्ड पार्टी सी ये इंटरफेयर नहीं कर सकती। इन एनी केस सी कैन नॉट इंटरफेयर। बट अगर बी माइनर है, ठीक है, तो इसका जो गार्जियन होगा, अगर सपोज सी गार्जियन है, तो वो इंटरफेयर कर सकता है, बिकॉज गार्जियन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेन माइनर। गार्जियन जो होता है उसकी लीगल ड्यूटी होती है कि वो जो माइनर है उसके जो भी मैनेजमेंट का काम है उसको वो करे जब तक वो मेजर नहीं हो जाता। ठीक है, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ उन्हीं के बीच में डिस्प्यूट अगर होगा तो दे कैन स्यू ईच अदर, अदरवाइज नो अदर पर्सन इज एंटाइटल्ड टू स्यू द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, ए वर्सेस बी होता है, तो ए और बी को ही सूट में आना पड़ेगा, ना कि सी या डी या कोई भी थर्ड पर्सन जो कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो सू नहीं कर सकता। इसके एक्सेप्शंस क्या है? पहला है ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट है तो बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट कैन स्यू ट्रस्टी। ट्रस्ट में क्या होता है? ट्रस्टीज होते हैं और बेनिफिशियरीज होते हैं। तो बेनिफिशियरीज जो होते हैं वो ट्रस्टी को स्यू कर सकते हैं। रीजन, ट्रस्ट बनाया जाता है उन बेनिफिशियरीज के बेनिफिट के लिए, तो अगर वो नहीं हो रहा है तो इन दैट केस बेनिफिशियरीज कैन स्यू ट्रस्टीज। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज सेटलमेंट। अगर मैरिज सेटलमेंट होना है तो मैरिज सेटलमेंट में क्या होता है कि वाइफ तो कर ही सकती है, जैसे हस्बैंड वर्सेस वाइफ तो होता ही है, या वाइफ वर्सेस हस्बैंड तो होता ही है। बट अगर मान लीजिए कोई डोमेस्टिक वायलेंस या ऐसा कोई केस है, तो जो वाइफ के नियर रिलेटिव्स होते हैं वो डायरेक्टली स्यू कर सकते हैं हस्बैंड को। ठीक है, तो थर्ड पार्टीज कैन इन्फोर्स टर्म्स ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर देयर बेनिफिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट। इफ अ पार्टी एक्नॉलेज थर्ड पार्टीज राइट देन दे मे बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग इट। अगर मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में, सपोज ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ सी के अपब्रिंगिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें इसके राइट ऑफ नेचुरल मेंटेनेंस का इसमें एक्नॉलेजमेंट हुआ। एक्नॉलेजमेंट होने की वजह से यहां पे सी अगर उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा प्रॉपर्ली तो वो स्यू कर सकता है ए और बी दोनों को। ठीक है, उसके बाद एजेंसी का मतलब क्या हुआ कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है। सपोज पी है यहाँ पे प्रिंसिपल जिसने एक एजेंट बना रखा है ए, और बी है यहाँ पे पार्टी। तो प्रिंसिपल एजेंट क्यों बनाता है? टू डील ऑन हिज बिहाफ। उनको बता के एजेंट को सारी पावर्स और सारी ड्यूटीज बता के एजेंट जो होता है वो एज अ प्रिंसिपल की तरह डील करता है विद दिस क्लाइंट। तो एजेंट के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर सके। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट पी जो कि प्रिंसिपल है उसको डायरेक्टली स्यू किया जा सकता है विदाउट बीइंग अ डायरेक्ट पार्टी। ठीक है, उसके बाद कोवेनेंट्स रनिंग ऑन लैंड। लैंड के सेल में क्या होता है कि ये देखिए, सपोज ये लैंड है ए का, इसको बी को उसको सेल करना है, तो जब लैंड सेल होगा तो इसके साथ जो इसका हवा है, इसके ऊपर का जो एयर स्पेस है, इस लैंड के ऊपर का जो एयर स्पेस है वो भी ऑटोमेटिकली बी को ट्रांसफर हो जाएगा। इसके साथ जो अदर ईजमेंटरी राइट्स हैं वो भी बी को ट्रांसफर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सब्सिक्वेंट राइट्स भी ऑलरेडी सब्सिक्वेंट ओनर को ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेंगे। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होते हैं वो वॉइड होते हैं। जी हाँ, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या है कि वो उनकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है तो वो वॉइड हो जाएंगे। एग्रीमेंट दैट इज लीगली इन्फोर्सेबल वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो हो जाएंगे वॉइड। तो वॉइड होने का मतलब क्या? दोज एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो इन्फोर्स भी नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो अब आइए सेक्शन 25 में बात की है एक्सेप्शंस की, कि किस एक्सेप्शंस में जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है वो भी वैलिड होते हैं। तो सबसे पहला है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर मान लीजिए कोई पर्सन किसी को गिफ्ट कर रहा है, जहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, जैसे ब्लड रिलेशंस, मैरिज एंड एडॉप्शन। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये वैलिड होते हैं जहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो। ठीक है, तो इसमें क्या है? फर्स्ट, इसकी एसेंशियल कंडीशंस क्या है? मेड इन राइटिंग होने चाहिए। सेकंड, रजिस्टर्ड अंडर लॉ, ये इसके लिए काम करता है रजिस्ट्रेशन एक्ट।
ठीक है, रजिस्टर्ड होने चाहिए। जो आपको पता होगा, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके जो स्टैम्प ड्यूटी पे करके रजिस्टर होता है, उस तरीके से रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है, इट इज मेड बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशंस। रिलेशंस क्या है, ये वाले नियर रिलेशंस, ब्लड, मैरिज, एडॉप्शन। ठीक है, उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग ऑलरेडी डन। अगर कुछ ऑलरेडी किया जा चुका है, जिसे मैंने अभी बताया था पास्ट कंसिडरेशन, 50 लाख रुपीस का लोन ऑलरेडी ले चुका था पर्सन, तो उसने उसको कंपनसेट करने के लिए अपना लैंड सेल कर दिया, लैंड उसको गिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो वहां पे भी कंसिडरेशन का अगेन रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बल्कि वही जो अमाउंट पहले दी जा चुकी है वही कंसिडरेशन की तरह ट्रीट की जाएगी। इट इज अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। Written promise signed by debtor to pay debt barred by law of limitation is valid even without consideration। अगर मान लीजिए कोई ऐसी डेट है, लोन है जो कि बार्ड है, सपोज लोन को रिकवर करने के लिए 3 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन आपके पास होता है, कि अगर आपका लोन पेएबल है और वो पे नहीं किया जा रहा, तो आपके पास 3 इयर्स का टाइम होता है उसको रिकवरी का सूट डालने के लिए। आपने उस सूट को नहीं डाला तो वो टाइम बार्ड हो जाती है। अब इन केस ये टाइम बार्ड हो गई, बट फिर भी अगर जिसने लोन लिया है उसने आपको रिटर्न में एक्नॉलेज कर लिया या रिटर्न में साइन कर दिया कि उस डेट को पे करेगा आफ्टर 3 इयर्स, मतलब लिमिटेशन एक्सपायर हो चुकी है उसके बाद उसने साइन किया है, तो वो चीज़ क्या होगी, वो एक्सेप्टेबल होगी, विदाउट कंसिडरेशन उसको साइन किया जा सकता है। ठीक है, तो वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा उसको। उसके बाद नेक्स्ट है, एनी अदर केस प्रोवाइडेड बाय लॉ। अगर कोई और केस स्पेसिफिकली लॉ प्रोवाइड करता है तो उस केस में भी जो कंसिडरेशन होती हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप खुद ही देख सकते हैं आराम से, इसमें कोई वो एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वीडियो को शॉर्ट एंड कंसाइज रखने के लिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। अब सेक्शन 24 की अगर हम बात करें, एग्रीमेंट्स दैट आर पार्शियली अनलॉफुल। अगर मान लीजिए एक एग्रीमेंट है जिसमें ए बी सी 3 कंडीशंस है, पहली कंडीशन है ए, दूसरी कंडीशन है बी, तीसरी कंडीशन है, ये पार्टीज के नाम नहीं है, ये कंडीशंस है, सपोज 3 कंडीशंस मेंशन्ड है। अब इसमें से बी एंड सी जो कंडीशंस हैं वो अनलॉफुल है, तो इस केस में क्या होगा, पूरे एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करने के बजाय हम क्या करेंगे, बी और सी अगर सेपरेट हो सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से तो उनको सेपरेट कर लेंगे और ए को हम वैलिड मान लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा ब्लू पेंसिल रूल। ब्लू पेंसिल रूल भी इसी में कवर होगा कि अगर सेपरेबल है, जो अनलॉफुल चीज़ें हैं अगर एक कॉन्ट्रैक्ट से सेपरेट हो सकती हैं, तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग होल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हम उन चीज़ को सेपरेट कर लेंगे और सेपरेट करने के बाद ए को हम, मतलब एक कंडीशन जो उसमें वैलिड है उसको हम इन्फोर्स करा लेंगे। ठीक है, अगर सेपरेट नहीं हो सकती हैं, इन केस दे आर नॉट सेपरेबल, सेपरेट नहीं की जा सकती हैं, तब उस केस में ब्लू पेंसिल रूल नहीं अप्लाई होगा और उसमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हमें वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर करना पड़ेगा। यही एग्जांपल में है, जैसे सिंगल कंसिडरेशन एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल, ए प्रॉमिसेस टू पे ₹10,000 फॉर डिलीवरिंग लीगल गुड्स लॉफुल एंड कॉन्ट्राबैंड अनलॉफुल गुड्स। तो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, बिकॉज इसने 10,000 ये सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इसने दोनों लॉफुल गुड्स प्लस अनलॉफुल गुड्स पेमेंट है 10K। ठीक है, तो अब इसमें हम ये सेपरेट नहीं कर सकते कि इसको डिवाइड बाय 5 कर दें। अगर एग्रीमेंट में मेंशन्ड है कि लॉफुल गुड्स की 5K और अनलॉफुल गुड्स की 5K, ठीक है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसको बोल के आप 10K लेने के बजाय आप 5K लेके लॉफुल गुड्स दे दो और अनलॉफुल को एग्जेम्प्ट कर दो, बट क्योंकि यहाँ पे सेपरेबल नहीं है तो इसलिए एग्रीमेंट, एंटायर एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, multiple consideration and single object. If multiple considerations are involved for single object and one consideration is unlawful, the entire agreement becomes void. A promise to deliver stolen property, unlawful consideration, and legitimate service, lawful consideration in exchange of payment, agreement is void. यहाँ पे भी सेम है कि unlawful theft वाला प्रॉपर्टी प्लस सर्विसेज को पेमेंट के लिए सपोज 10K के लिए डिलीवर किया जाएगा, तो क्योंकि ये सेपरेट नहीं किया जा सकता इसलिए अनलॉफुल, इसलिए वॉइड। ठीक है, बिकॉज थेफ्ट की ही डिलीवरी की सर्विस हो रही है और उस सर्विस को डिलीवरी से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट सर्विस वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए वो अनलॉफुल हो जाएगा और इसलिए वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा एग्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है इनडिविजिबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन को डिवाइड नहीं किया जा सकता तो वो भी इनसेपरेबल है, तो वो भी वॉइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लिंक बिटवीन सेक्शन 24 एंड 25। ये आप समझ ही गए होंगे मेरी एक्सप्लेनेशन से, बाकी आप इसको एक बार रीड करके एग्जांपल से समझ भी सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट।
क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्या कैपेसिटी, एसेंशियल्स क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, उसकी बात की जा रही है। इसमें सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है। तो दो सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 11 में बात की हुई है एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंडनेस ऑफ माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये तीन चीजें हैं जिसमें एक पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सबसे पहले एज ऑफ मेजॉरिटी का होना चाहिए 18 अबव प्लस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होनी चाहिए, साउंड होना चाहिए, मतलब समझदार होना चाहिए, उसको अपने डिसीजन का मतलब पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ में एंटर कर रहा है। उसके बाद नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अगर लॉ ने उसको स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई कर रखा है तो वो पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे एज ऑफ मेजॉरिटी की। तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट डिसाइड करती है एज ऑफ मेजॉरिटी और वो है 18 ईयर्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन अटेनिंग मेजॉरिटी एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेड वैलिड रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं किया जा सकता। इसका एक्सेप्शन है मैं बताऊंगा। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा माइनर रिलेटेड, ये केस आना ही आना है, इसको बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। इसमें जो पार्टीज थी वो दो पार्टीज थी। पहला था धर्मोदास घोष अ माइनर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट एंड ब्रह्मोदत्त रिप्रेजेंटेड बाय अटॉर्नी केदारनाथ, ठीक है। बैकग्राउंड ये था कि धर्मोदास घोष जो था वो माइनर था, उसने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया, ब्रह्मोदत्त को लोन लिया 20,000 रुपए का। माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी में, जैसे सपोज मैं माइनर हूं तो मेरी प्रॉपर्टी को मैंने गिरवी रख दिया एक मॉर्टगेजर के पास, जिसने मुझे 20,000 रुपीज दे दिए। मैं माइनर हूं और मैंने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा। मैं माइनर था, ये बात उसको पता थी। इस केस में जो धर्मोदास है वो माइनर है, ये बात ब्रह्मोदत्त को पता थी कि ये माइनर है, फिर भी उसने उसकी प्रॉपर्टी को एज अ मॉर्टगेज रख लिया, उसको पता थी ये बात, ठीक है। डिस्पाइट नोइंग दिस ब्रह्मोदत्त एडवांस ओनली ₹8,000 रुपीज। उसने क्या करा, ये बात जानने के बाद उसने 20,000 के बदले सिर्फ 8,000 रुपए उसको दिए। उसके बाद डिस्प्यूट अराइज हुआ, filed a suit stating that mortgage deed was void because he was minor at time of agreement। तो ये सूट हुआ कि भाई एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, तो इसलिए क्योंकि वो एग्रीमेंट माइनर के साथ हुआ था तो इसलिए वो एग्रीमेंट वॉइड है, ये ऐसा सूट हुआ। तो ये थे इस केस के बैकग्राउंड। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्या इश्यूज आए कोर्ट के सामने। सबसे पहला इशू था द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर वैलिड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि क्या कोई माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वैलिड होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया में। सेकंड क्वेश्चन ये था द डिफेंडेंट ब्रह्मोदत्त क्लेम रेस्टिट्यूशन फॉर मनी एडवांस टू द माइनर। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, टू रेज्यूम बैक, टू रिस्टोर बेसिकली, कि भाई मेरी जो पोजीशन पहले थी मुझे उसी पोजीशन में वापस लाया जाए, कि भाई मेरे पास पहले 8,000 रुपए थे तो मुझे 8,000 रुपए वापस दिलवाए जाए, ठीक है। प्रिवी काउंसिल का ये डिसीजन है, ठीक है। इसमें प्रिवी काउंसिल ने अपहेल्ड किया था कि एग्रीमेंट विद माइनर जो होता है वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। वॉइड होता है, आप उससे एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद रेस्टिट्यूशन की बात करें तो ये रहा इनकम्पिटेंसी ऑफ माइनर्स। फाइंडिंग्स में देखिए इनकम्पिटेंसी ऑफ माइनर्स, प्रिवी काउंसिल रिलाइड ऑन सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग माइनर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वॉइड एब इनिशियो है, मॉर्टगेज का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वॉइड एब इनिशियो है। उसके बाद नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का क्या था, रेस्टिट्यूशन बाई टू रेस्टोर बैक। इसमें रेस्टिट्यूशन का सेक्शन 64 लगता है और 65 लगता है, ठीक है। The court reasoned that since the contract was void ab initio, it cannot impose any obligation on the minor to return the money। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप रेस्टिट्यूशन मांग रहे हो वही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया, जब एक पेड़ की जड़ ही खत्म हो गई तो पेड़ पे लाइफ कैसे आएगी, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया तो इन दैट केस आप माइनर को फोर्स नहीं कर सकते टू पे बैक द मनी सो दैट द लेंडर कैन बी रिस्टोर्ड बैक टू हिज पोजीशन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, तो किस बेसिस पे आप माइनर से कह सकते हो कि उसको आपको पेमेंट करे ताकि आप अपनी पोजीशन पे वापस जा सको, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन में नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा। उसके बाद नेक्स्ट लीगल प्रिंसिपल्स जो एस्टैब्लिश हुए थे वो पहला यही था, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर आर वॉइड। सेकंड, नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर। स्टॉपल मतलब क्या होता है, टू बाइंड। अगर एक पर्सन ने कोई कमिटमेंट कर दिया तो उसको फिर फुलफिल करना पड़ेगा। वो मूवी का डायलॉग था ना वांटेड का, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वही वाला। कि अगर मान लीजिए ए ने बोला बी को टू कंस्ट्रक्ट ऑन दिस लैंड, कंस्ट्रक्शन के लिए बोला। अब
पेमेंट ए को करनी थी 50 लाख रुपीस की। अब इस प्रॉमिस के बेसिस पे बी ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल मंगा लिया और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, तो ए जो है वो स्टॉप्ड है, अपनी कमिटमेंट से स्टॉप्ड है, उसको पेमेंट देना पड़ेगा बी को। अगर वो पेमेंट नहीं देगा तो उसके ऊपर सूट हो जाएगा टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट हो जाएगा। तो इसलिए ए को स्टॉप्ड है, स्टॉप्ड मतलब बाउंड है अपने स्टेटमेंट से कि उसको पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड है रेस्टिट्यूशन नॉट अलाउड। उसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं इंपैक्ट क्या थे क्या नहीं थे, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद सेकंड है आपका साउंडनेस ऑफ माइंड। Soundness of mind, section 12 defines a person of sound mind as first someone capable of understanding the terms of contract। अगर साउंडनेस आपको देखनी है तो सबसे पहले आपको लीगल साउंडनेस देखनी पड़ेगी। लीगल साउंडनेस क्या होता है? लीगल साउंडनेस क्या होता है कि सपोज एक पर्सन है जिसको फिट्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं, ठीक है, बट फिट्स उसको परमानेंट नहीं होता, सम टेम्परेरी टाइम पे होता है। तो जिस टाइम पे फिट्स हो रहे हैं सिर्फ उस टाइम पे वो लीगली अनसाउंड है। जिस टाइम पे फिट्स नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल है, वो एज अ नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहा है, अपने एक्शंस को अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है, तो उस केस में वो लीगली साउंड होता है, ठीक है। तो अगर पर्सन जो है वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है जिस टाइम पे वो लीगली साउंड था, तो उस केस में वो अंडरस्टैंड कर सकता है अपने टर्म्स को जो वो कॉन्ट्रैक्ट में एग्री कर रहा है फॉलो करने के लिए। तो इसलिए लीगल साउंडनेस को एक्सेप्ट करेगा। और यहां पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स बहुत मैंडेटरी है कि टर्म्स को एक्सेप्ट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और अंडरस्टैंड करने के बाद उन टर्म्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद समवन एबल टू मेक रैशनल डिसीजन अबाउट इट्स इफेक्ट ऑन द इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट है, जो उस पर्सन का इंटरेस्ट है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उन टर्म्स का या उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसको रैशनली समझने की उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सिमिलरली वही लीगल साउंडनेस में कि जब वो लीगली साउंड है तो उसकी रैशनैलिटी को समझ सके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट वाइल इन सच अ कंडीशन इट दिस इंक्लूड लूनेटिक्स, इडियट्स, इंटॉक्सिकेटेड पर्संस। इंटॉक्सिकेटेड पर्संस को भी अनसाउंडनेस में इंक्लूड किया गया है कि आप किसी को नशे में लाके साइन नहीं करा सकते, ठीक है। अब कोई कबीर सिंह जैसा हो जो नशे में रह के नॉर्मल रहता हो तो उसके लिए यहाँ पे अनसाउंडनेस नहीं होगा, वो प्रॉपरली साउंड होगा बिकॉज वो लीगली साउंड होगा, ठीक है। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ, द पार्टी एलिजिंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हैज द बर्डन टू प्रूव द फैक्ट, ठीक है। तो जो अनसाउंडनेस क्लेम कर रहा है, जिसके जो कह रहा है कि भाई ये एग्रीमेंट वॉइड है, वो उसके ऊपर बर्डन होगा कि उस वक्त जब उसने साइन किया था, जब उसने एग्री किया था उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तब वो अनसाउंड था, ठीक है। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बाय लॉ। सबसे पहला इंसॉल्वेंट, जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं बचती वो। सेकंड कन्विक्ट्स, जो कन्विक्ट्स हैं जिनको मॉरल टर्पिट्यूड के लिए कन्विक्ट किया गया है। उसके बाद फॉरेन सोवरेन एंड डिप्लोमेट्स, ये इम्यूनिटी है इनके पास, एंड दे कैन नॉट बी सूड अनलेस दे वॉलंटरी वेव दिस राइट। उनको स्यू नहीं कर सकते जब तक वो अपने राइट को खुद वेव ना कर दे, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज दे कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट विद द स्कोप ऑफ देयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा उसी के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। उसके बाद केस लॉ है, ये आप देख लेंगे अपने हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरीज, ये थोड़ा, ये इसको आप समझेंगे, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। एग्रीमेंट टू विद माइनर वॉइड होता है, उसका एक्सेप्शन ये है कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरी, सेक्शन 68। इसमें क्या है कि अगर ए एंड बी या तो माइनर है या अनसाउंड है, ठीक है, इसकी पालन पोषण के लिए ए पैसा देता है, पेमेंट करता है फॉर नेसेसरीज, जो भी उसको नेसेसरीज हैं लाइफ के लिए उसको पे करता है। तो जब ये मेजर हो जाएगा या फिर जब ये साउंड माइंड का हो जाएगा, तब उस केस में जो ए है वो एंटाइटल्ड होगा कि जो भी उसने एक्सपेंस किया है उसकी अपब्रिंगिंग के लिए उसको रीइंबर्स किया जाए, ठीक है। रीइंबर्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू माइनर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इन दोनों को, ठीक है। उसके बाद माइनर्स पोजीशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सबसे पहला है आपका सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट डिसाइड करती है कि 18 ईयर्स होना चाहिए। अगर कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट कर रखा है तो सच केस में एज ऑफ मेजॉरिटी हो जाती है 21 ईयर्स अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ माइनर्स इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सबसे पहला जनरल रूल्स वॉइड हो एब इनिशियो, बट वो सेक्शन 68 याद रखेंगे जहां पे नेसेसरीज की बात हुई है कि अगर किसी पार्टी ने नेसेसरी उसको
सप्लाई किया है कुछ, तो इन दैट केस वो उसको रिम्बर्समेंट के लिए लायबल होगा। ठीक है, ये केस लॉ आपका मस्ट है, मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। उसके बाद नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर, स्टॉपल एक्ट नहीं करता, माइनर ने अगर कुछ कमिटमेंट कर दिया ऐसा नहीं कि वो फुलफिल करेगा। हाँ, इसका मैं आपको बताता हूँ एक्सेप्शन, जो मैंने एक एक्सेप्शन आपका नेसेसरीज वाला हो गया, जो माइनर को रिम्बर्स करना पड़ेगा, ठीक है, बेसिकली रेस्टोरेशन के लिए। और थर्ड आपका सेकेंड एक्सेप्शन आता है बेनिफिशियल एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट्स माइनर के बेनिफिट के लिए होते हैं। सपोज ए और बी का पार्टनरशिप फर्म है, बी की डेथ हो गई, बी का सन है सी जो कि माइनर है, ठीक है, तो माइनर है। अब इसको इसमें एज अ पार्टनर रोल मिल जाएगा, बट फॉर इट्स बेनिफिट, मतलब इस फर्म में, मतलब ए और सी की जो फर्म बनी आफ्टर डेथ ऑफ बी, तो इस फर्म में अगर कुछ लॉस होता है तो दैट विल बी इनकर्ड बाय ए, और अगर लॉस होता है तो वो माइनर से उसका कोई मतलब नहीं है, जीरो। बट अगर प्रॉफिट होता है तो वो माइनर को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है बेनिफिशियल एग्रीमेंट। सेकेंड चीज, जब सी बड़ा हो जाएगा, 18 ईयर्स हो जाएगा, तब इसके पास ऑप्शन होगा टू रेटिफाई कि वो इस कंपनी में ए और सी वाली जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें रहना चाहता है या नहीं। अगर उसने कहा यस, ठीक है, तो जो लॉसेस होंगे फिर उसके ऊपर भी काउंट होंगे। अगर उसने कहा नो, तो अब तक जो प्रॉफिट्स होंगे उसको लेके उस कंपनी से वो एग्जिट कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट बाइंड देमसेल्फ टू ऑब्लिगेशंस, मतलब वही कि अगर लॉस हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो मतलब है। ठीक है, माइनर कैन एक्सेप्ट गिफ्ट और बी अ बेनिफिशियरी अंडर अ ट्रस्ट, तो गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर सकता है, गिफ्ट भी दिया जा सकता है। वो मैं आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिटेल में जो आपका सिलेबस में आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि जो माइनर होते हैं उनको गिफ्ट दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, गिफ्ट भी वैलिड होगा उसके बेनिफिट के लिए, उसको कोई ऑब्लिगेशन है अगर गिफ्ट में तो उसके लिए नॉट लायबल। ठीक है, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, ये आ गया, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, लायबिलिटी नेसेसरीज की सेक्शन 68 की, वो आप देख लेंगे, ये केस लॉस, इसको पढ़ लेंगे। उसका नेक्स्ट है नेचर एंड इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, ये आपका लास्ट टॉपिक है। वॉइड एब इनिशियो, ये भी डिस्कशन हो चुका है, ये वाला केस भी डिस्कस हो चुका है। नो रेटिफिकेशन, मैंने बताया कि जनरल सेंस में नो रेटिफिकेशन, जिसको माइनर बाद में अलाउड नहीं कर सकता, बट अगर बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट है या कुछ है तो उसको रेटिफाई कर सकता है। सेकंड आपका रिस्टोरेशन, जो कि माइनर करेगा अगर उसको किसी ने नेसेसरी गुड्स दिए हैं तो। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ माइनर एग्रीमेंट, सबसे पहला अनएनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है ही नहीं, वो एग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो है, तो इन्फोर्स कैसे होगा। सेकंड रेस्टोरेशन एंड कंपनसेशन, नो नथिंग। ठीक है, नो रेस्टोरेशन एंड नो कंपनसेशन बाय माइनर। ठीक है, कोई कंपनसेशन या रेस्टोरेशन नहीं होगा। रेस्टोर मतलब रिस्टोर, जो जिसने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, जिसने उसको पैसे दिए, तो उसको रिस्टोर करना, उसको अपने पोजीशन पे वापस लाने को हम रेस्टोरेशन बोलते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरीज, ये भी डिस्कशन हो चुका है। गार्जियन रोल, गार्जियन रोल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर वैलिड इफ, पहला दे आर फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर, वही बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, दे आर अप्रूव्ड बाय कोर्ट इन सर्टेन केसेस, अगर बेनिफिट के लिए नहीं है तो अगर कोर्ट ने उसको अप्रूव कर रखा है तो अलाउड होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीमेंट, एजेंसी, माइनर कैन एक्ट एज एजेंट बट कैन नॉट बी पर्सनली लायबल, एजेंट तो बनेगा बिकॉज बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट अलाउड होते हैं बट पर्सनली लायबल नहीं होगा। पार्टनरशिप, माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर बट कैन रिसीव बेनिफिट्स फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ इंडियन विद इंग्लिश लॉ, इंडियन लॉ कैटेगोरिकली डिक्लेयर्स माइनर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड व्हाइल इंग्लिश लॉ व्यूज माइनर कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइडेबल, मतलब इंडियन लॉ में जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड होते हैं, और इंग्लिश लॉ में, इंग्लैंड के लॉ में जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं। वॉइड प्लस एबल, मतलब वॉइड डिक्लेयर हो सकते हैं, जिस पार्टी के पास एबिलिटी है उसको डिक्लेयर कराने की, वो होगा माइनर। अगर माइनर चाहे तो वॉइड हो जाएगा, अगर माइनर चाहे तो वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश कोड डिस्टिंग्विश बेनिफिशियल एंड नॉन बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर माइनर्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन है। इसी के साथ हमारी यूनिट 2 क्लोज हो गई, फिनिश्ड यूनिट 2 फिनिश्ड। उसके बाद अब आप बात करेंगे अब यूनिट 3 की बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।